जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं। आपकी जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि समय बहुत कम है परीक्षा के लिए और सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया है और सिलेबस में बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया है और आपके पास लगभग 1 महीने का ही समय है। इस 1 महीने के अंदर आपको इस पूरे सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है। जहां आपको हिंदी भी पूछी जानी है, इंग्लिश भी पूछी जानी है, मैथ्स भी पूछी जानी है, साइंस में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब कुछ पूछा जाना है और पूरा का पूरा जीएस भी उसमें क्या कर दिया है, आपका इनबिल्ड कर दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको 1 महीने के अंदर कवर करना है। अब इतने कम समय में आप लोगों की तैयारी कैसे संभव हो, उन सब की रणनीति आपको आदि शंकर एकेडमी के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। मैं आप लोगों को यहाँ सामाजिक विज्ञान में आपका पॉलिटी विषय मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और पॉलिटी विषय की प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो अप्रोच बनी है उनको आधार मानकर, चूंकि ये पहली बार इस प्रकार की परीक्षा वर्ग 3 में हो रही है, तो उन सभी चीजों को हम आधार मानते हुए आप लोगों के सामने क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों के लिए एक जानकारी, 21 जुलाई से हमारी आदि शंकर एकेडमी की टीम में ऑफलाइन बैच संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी आपके जो नोटिफिकेशन में आपको जो जो सब्जेक्ट बताए गए हैं, आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट आए हुए हैं, उसका पूरा आपका कोर्स कवर कराने की यहाँ हम पूरी प्रयास करेंगे और लगभग आपसे 5 से 6 घंटे की क्लासेस डेली आपकी संचालित की जा रही हैं। 12 बजे से आपका बैच शुरू हो जाता है। 21 जुलाई से ये बैच शुरू हो चुके हैं आपके। तो ऑफलाइन में तो ये क्लासेस चली रही हैं। अब आप ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हो या आप खुद से अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप कितने गहरे पानी में हैं, इसका आकलन करने के लिए हम लोग आपको डेली सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। वहां आपको प्रैक्टिस तो कराएंगे ही और साथ ही साथ आपको डेली एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपकी जानकारी में क्या है कुछ ना कुछ डेली हम ऐड करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, एकल, दोहरी, स्थायी और अस्थायी। यदि आप लोगों में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बिल्कुल बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि नागरिकता का जो उल्लेख है वह संविधान के किस भाग में है। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप आपके किस पार्ट में संविधान में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो नागरिकता का उल्लेख है वह संविधान के दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में क्या है आपका नागरिकता का मिल जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक, मतलब आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक आपका क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंधित कानून कहां मिलेंगे आपको, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 के बीच में आपको नागरिकता के अनुच्छेद मिल जाएंगे। अब यहां पूछा है आपसे कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है आपको, अनुच्छेद नंबर 9 में यह लिखा है कि भारत में दोहरी नागरिकता का निषेध है। मतलब भारत में 2 प्रकार की नागरिकता नहीं होंगी, मतलब केंद्र की अलग और राज्य की अलग नहीं होंगी, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है। कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि आपके भारत देश में एकल नागरिकता का क्या होने प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अब नागरिकता से और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। नागरिकता से आपसे सिंपल सा अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। नागरिकता का उल्लेख संविधान में कहां से लेके कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक में आपके नागरिकता के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की नागरिकता, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता में और अगर क्वेश्चन पूछना चाहे कि एकल नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर किस में है, 9 में है। अब आपके लिए कुछ आर्टिकल नागरिकता से और भी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका आर्टिकल नंबर 6 हो गया। अब जब भारत देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर किस में है, 6 में है।
और बहुत सारे लोग इंडिया से कहां चले गए हैं, पाकिस्तान भी चले गए हैं। तो इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल नंबर 7 में है। और आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, मतलब भारत देश के बाहर जो दूसरे देशों में जो नागरिक रह रहे हैं, उनकी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसका उल्लेख किसमें मिलता है, आपके आर्टिकल नंबर 8 मिलता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, ठीक है। तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर आपका 8, और इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 7 में है। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले नागरिकों की नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में, और आर्टिकल नंबर 9 में हमने पहले ही बता दिए हैं कि एकल नागरिकता का क्या है, आपका प्रावधान है। तो नागरिकता से आपसे इतने ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले सकता है। चलिए ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1953, 1954, 1955 या फिर 1956? भैया बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया। इसके लिए एक अधिनियम आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो अधिनियम आता है वो आपका 1956 में आता है, और यह लागू होता है। इसके लागू होने की जो दिनांक है, लागू होने की जो आपकी दिनांक है वह आपके 1 नवंबर 1956। और इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो अधिनियम 1956 में आया और लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, इस अधिनियम के तहत आपके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या होती है, स्थापना होती है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो आपका दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए अधिनियम 1956 में आता है। यह लागू होता है आपका 1 नवंबर 1956 को। इसके तहत 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1956 आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आपसे दो प्रकार से पूछ सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ या मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो उसमें कितनी भाषाएं थी आपकी 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई, इसमें आपकी 14 भाषाएं थी। फिर 8 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो कितनी भाषाएं हैं भाई आपकी, 14 आपकी पहले से थी, 8 आपकी अभी है, तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में मिल जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो वो आपकी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 8 भाषाएं और समय समय में जोड़ी गई हैं। अब कुल मिलाकर 22 भाषाएं आपकी हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। 7वां संविधान संशोधन, 13वां, 24वां या फिर 31वां। क्या होने वाला है 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपने आंसरों को बताइए। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1962 में आया था। इसके तहत नागालैंड राज्य की नागालैंड राज्य के क्या है, राज्य बनाया गया था। ठीक है, और इसके तहत बनने वाला ये 16वें नंबर का क्या था, 16वां क्या था, राज्य था। तो नागालैंड किस क्रम का राज्य था, 16वां क्रम अगर पूछ ले किस क्रम का राज्य था, 16वां क्रम का। और संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, 13वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि आपका 1962, 13वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि आपका 1962 में किया गया था। और इसके तहत 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। और इसका क्रम यदि पूछ ले तो किस क्रम का था, 16वें क्रम का यह क्या था, राज्य था जो कि अस्तित्व में आया था भारत में। तो पहले 14 बन गए थे, है ना। उसके बाद जब 1956 में जब पहली बार वो हुई तो 14 राज्य बने थे और 6 केंद्रशासित प्रदेश बने थे। और 16वें क्रम का कौन सा है आपका, नागालैंड है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। इसके लिए संविधान संशोधन होता है 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। चलिए भैया बताइए, अपने आंसरों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कीजिए, क्या है आपके 6वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 56वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1987 में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1987 में हुआ था। इसके तहत आपका जो गोवा है वह पूर्ण राज्य बना था। और किस क्रम का यह राज्य है, तो 25वें क्रम का यह क्या है, राज्य है। तो क्रम यदि आपसे इससे पूछ ले तो कौन सा है, 25वां राज्य। कौन सा है, 25वें क्रम का राज्य है। और 1987 में आपका 56वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत क्या है, गोवा राज्य की क्या होती है, आके पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 जो कि 1987 में किया जाता है। और किस क्रम का यह राज्य है, तो 25वें क्रम का यह राज्य है। और 30 मई 1987 को इस राज्य का क्या होता है, गठन होता है। 30 मई 1987 को यह अस्तित्व में आता है, इसका क्या होता है, गठन होता है। तो 30 मई 1987 को 25वें क्रम का यह राज्य है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था, 56वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि 1987 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है आपके 6वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7वां कि नागरिकता संबंधी कानून किस देश से लिया गया है। तो नागरिकता को मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न में बताया है। तो इसमें संविधान कहां से लिया गया है, तो ये बताना मैं शायद आपको भूल गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इंग्लैंड से हमने क्या है, नागरिकता संबंधी कानून को भारत देश में लिए गए हैं। तो इंग्लैंड क्या है, इसका स्रोत है। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूं कि भाग 2 में है और आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक के क्या है, इसमें आपको अनुच्छेद मिल जाएंगे। ठीक, ये आपको बता दिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सब चीज आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में जो भी चीजों का प्रावधान किया गया उसके स्रोत संबंधी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपसे भी पहले इसका पिछला क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिकता हमने कहां से ली है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिए हैं, तो इंग्लैंड से लिए हैं। और अब पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था का आशय वह है कि शासन की वह प्रणाली जहां शक्ति 2 स्तरों में बटी हो, केंद्र और राज्य के फॉर्म। जैसे हमारे इंडिया में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है यह संघीय शासन प्रणाली कहलाती है। और इसको हमने लिए हैं कनाडा से। कहां से लिए हैं, कनाडा से। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। और संघीय शासन व्यवस्था, शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्ति 2 स्तरों में बटी होती है। शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्ति आपके 2 स्तरों में बटी हो, 2 स्तरों में बटी होती है।
वह क्या कहलाती है? आपकी संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है ना। वो दो स्तर, आप उदाहरण के जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो दो स्तरों में क्या है? शक्ति का विभाजन हुआ है, बटी हुई है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। और इसको हमने कनाडा से हमने अपने उसमें शामिल किए हैं। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा आपका एकदम राइट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। अब 14 में 8 भाषाएं अलग अलग समय में जुड़ी हैं, तो क्यों ना उनको हम एक साथ एक ही उसमें देख लें। तो इसके लिए आपको एक कोड याद करना पड़ेगा। कोड मैं आपको वही बता दे रहा हूं। एक कोड आप याद कर लो, सेंधा नमक, सेंधा नमक SDM बोडो, ये आपका कोड होने वाला है। सेंधा नमक SDM बोडो। सेंधा से हो गया आपका सिंधी, सेंधा से हो गया सिंधी। नमक से ना से हो गया नेपाली, मां से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी। एस से हो गया आपका संथाली, डी से हो गया डोंगरी, मां से हो गया आपका मैथिली और वोडो से हो गया आपका वोडो। ठीक। सिंधी भाषा हमारे संविधान में जुड़ी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। नमक के तहत 3 भाषाएं जुड़ी जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जुड़ती हैं आपके 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और रीजनिंग में से अगर आप अप्रोच लगाओगे तो 21 और 71 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका? 92। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत आपके संविधान में SDM वोडो अर्थात संथाली, डोंगरी, मैथिली और वोडो को जोड़ा गया। तो अभी तो आपके इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 4 भाषाएं जो और बच गई, संथाली, डोंगरी, मैथिली और वोडो, इनको 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा, आपको याद करने में दिक्कत है, सबसे पहले 21 फिर 71, 21 और 71 को जोड़ दिए तो 92 आ गया। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत ये। तो किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बिल्कुल ले सकता है वो। अच्छा, ये कब हुआ? तो ये 1967 में हुआ था आपका, ये 1992 में हुआ था और ये संविधान संशोधन हुआ था आपका 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। तो पूरी आपकी कंप्लीट आपकी ये होगी 8वीं अनुसूची यहाँ होती है। पहले से कितनी भाषाएं थी आपकी? 14 भाषाएं थी। उसमें समय समय पर क्या है 8 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन जो आपका 1967 में होता है, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, इसके तहत 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और आपका एक और 92वां संविधान संशोधन होता है जो कि 2003 में होता है, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली, डोंगरी, मैथिली और वोडो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हो। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यह क्लास ना केवल आपके एमपी-टेट वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप किसी भी प्रीवियस ईयर किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां अगर पॉलिटी विषय आता है, तो अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाओगे, इनको क्लास को बहुत अच्छे से देख के जाओगे, तो वहां भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, वहां भी आपकी बहुत सहायता होने वाली है। क्योंकि ये लिखा नहीं है कि ये केवल आपका वर्ग 3 में ही आएगा, ये आपके एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है, एसएससी के किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और मध्य प्रदेश में और भी जो वैकेंसी संचालित की जाती है